नमस्कार, आपका आज की इस क्लास में स्वागत है। आज का हमारा पाठ शुरू होता है शुंग वंश से। शुंग वंश, अभी तक आपने चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य साम्राज्य के बारे में अध्ययन किया था। शुंग वंश, इसकी स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने की। मौर्य राजा बृहद्रथ का प्रधान सेनापति था। यानी कि जब अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी गई, उसके बाद 185 ईस्वी पूर्व यानी ईसा से 185 के समय पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की, जो किसका प्रधान सेनापति था? बृहद्रथ का। उसने उसे मारकर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। उसने 151 ईस्वी पूर्व तक राज्य किया। उसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और अपने राज्यकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। ये सारी बातें बताई जा रही है किसके बारे में? पुष्यमित्र शुंग के बारे में। यानी इन्होंने 151 ईस्वी पूर्व तक राज्य किया था और बहुत से युद्ध भी जीते थे। और जितने साल इन्होंने शासन किया, उतने अवधि में इन्होंने 2 बार क्या किया? अश्वमेध यज्ञ किया। यानी शुंग वंश का वह शासक जिसने अपने शासनकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया, वह कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पतंजलि अश्वमेध यज्ञ में उसका पुरोहित था। यानी अश्वमेध यज्ञ में पुरोहित का कार्य किसने किया था? पतंजलि ने। पुष्यमित्र के बाद शुंग वंश में जो प्रमुख राजा हुए, उनके नाम थे अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक, भागवत और देवभूति। ये अन्य शासक थे शुंग वंश के। देवभूति को उसके अमात्य वासुदेव ने लगभग 73 ईस्वी पूर्व में सिंहासन से उतार दिया। यानी जिस तरह इन्होंने बृहद्रथ को मारकर सिंहासन प्राप्त किया था, उसी तरह इस वंश को भी अमात्य के हाथों अपना राज्य गंवाना पड़ा। अगला वंश था सातवाहन वंश। आंध्र, गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी में सिमुक नामक व्यक्ति ने लगभग 60 ईस्वी पूर्व में सातवाहन वंश की नींव डाली। इनका क्षेत्र कौन सा था? आंध्र प्रदेश का गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटियों का क्षेत्र था। और इनका सर्वप्रथम व्यक्ति कौन था? सिमुक। समय 60 ईस्वी पूर्व। यह राजवंश आंध्र और सातवाहन दोनों नामों से विख्यात है। इस राजवंश के 2 नाम है, एक आंध्र और दूसरा सातवाहन। सिमुक का राज्यकाल 37 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इसके उपरांत शातकर्णी प्रथम ने सातवाहन वंश की शक्ति एवं सत्ता का विस्तार किया। यानी विस्तार करने वाले व्यक्ति कौन थे? शातकर्णी प्रथम। शातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया और समस्त दक्षिण भारत पर अपनी सार्वभौम सत्ता स्थापित की। इस वंश में अश्वमेध यज्ञ करने वाले व्यक्ति कौन थे? सातकर्णी प्रथम। उसकी राजधानी गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान आधुनिक पैठन नामक नगरी थी। यानी राजधानी कौन सी थी? प्रतिष्ठान। आज के टाइम में से पैठन कहा जाता है। शातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद शकों के आक्रमण के फलस्वरूप सातवाहनों की शक्ति का ह्रास होने लगा। यानी सातवाहनों की शक्ति किसने नष्ट की? शकों ने। शकों ने आक्रमण किए, जिससे इनकी शक्ति का ह्रास यानी खत्म होने लगी। और महाराष्ट्र में शक वंश के शासन प्रारंभ हुआ, जो पश्चिमी क्षत्रप वंश कहा जाता है। सातवाहन वंश के 23वें शासक गौतमीपुत्र शातकर्णी ने पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति को नष्ट करके पुनः अपने वंश की शक्ति, स्मृति और सत्ता स्थापित की। देखिए, यहाँ पश्चिमी क्षत्रपों से इनकी शक्ति नष्ट होनी शुरू हुई, परंतु पूर्णतः समाप्त नहीं हुई। अपने राज्य को, अपने वंश को वापस उच्च स्तर पर लाने के लिए सातवाहन वंश के जो 23वें शासक थे, जिनका नाम था गौतमीपुत्र शातकर्णी, उन्होंने बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पुनः अपना वर्चस्व स्थापित किया। वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी ने उज्जैन के शासक महाक्षत्रप रुद्रदमन प्रथम की पुत्री से विवाह किया। रुद्रदमन ने
उससे वह समस्त भूभाग छीन लिया जिसे उसने पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित करके जीता था। सातवाहन वंश के 23वें शासक यज्ञश्री शातकर्णी, यानी यज्ञश्री इनका दूसरा नाम शातकर्णी था, ने उज्जैनी के क्षत्रपों से कुछ भूभाग को पुनः अपने अधिकार में करके अपनी वंश कीर्ति पुनः स्थापित की। यज्ञश्री ने कई प्रकार की मुद्राएं चलाई, जिनमें से कुछ पर जलपोत भी अंकित है, यानी इन्होंने कुछ सिक्के चलाए और उन पे क्या निशान बने हुए हैं? जलपोत, समुद्र के जहाज बने हुए हैं। इससे ये सातवाहन काल के सिक्के हैं। इससे प्रतीत होता है कि उसका साम्राज्य समुद्र तक विस्तृत था। क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि उनके सिक्कों पर जलयानों का, जलपोतों का, समुद्री जहाजों का चित्रण था। इसलिए पता चलता है कि उनका जो साम्राज्य था वो समुद्र तक फैला हुआ है। इस वंश के सभी शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने वैदिक यज्ञों और समाज में वर्ण आश्रम व्यवस्था को प्रतिष्ठित किया तथा विदेशी यवनों और शकों से संघर्ष करते रहे, यानी ये सभी हिंदू धर्म को मानने वाले थे। और किनसे लड़ाई होती रही इनकी? विदेशी यवनों से और शकों से। उन्होंने बौद्ध और जैन विहारों तथा उपाश्रयों को भी प्रभुत्व अनुदान किया। हिंदू अनुयायी होने के बावजूद भी इन्होंने बौद्ध और जैन विहारों को काफी अनुदान दिया। उनके शासनकाल में वाणिज्य तथा व्यापार, कृषि एवं अन्य उद्योगों का विशेष प्रोत्साहन मिला तथा चांदी, तांबे, शीशे और कांसे की मुद्राओं का विशेष प्रचलन हुआ। यानी इनके समय में जो मुद्राएं बनी वे इन धातुओं की थी, चांदी, तांबे, शीशे और कांसे की। उन्होंने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की। यानी ब्राह्मणों को जब से भूमि दान में दी जाने लगी, वो कौन सा वंश था? सातवाहन। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की। सातवाहन राजाओं ने पश्चिमी दक्कन में अनेक चैत्य और विहार बनाए, जिनमें कार्ले का चैत्य सुप्रसिद्ध है। यानी कार्ले का चैत्य किन राजाओं की देन है? सातवाहन राजाओं की। और इसकी विशेषता क्या है? 40 मीटर लंबा, 15 मीटर ऊंचा यह चैत्य वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। यह इसकी विशेषता है कि ये 40 मीटर तो लंबा है और 15 मीटर ऊंचा है। अगला है हमारा गुप्त साम्राज्य। इसका समय यानी ईसा के बाद का 275 से 550 ईस्वी। उत्तरी भारत में कुषाण सत्ता 230 ईस्वी के लगभग समाप्त हो गई। अब मध्य भारत का एक बड़ा भूभाग शक मुरंडों के शासन में आ गया, जो कि 250 ईस्वी तक शासन करते रहे। ये कहाँ की बात है? ये उत्तरी भारत और मध्य भारत की बात है। उसके बाद 275 ईस्वी में गुप्त वंश अस्तित्व में आया। कब आया? ये 275 ईस्वी में। इस वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। समुद्रगुप्त ने स्वयं को प्रयाग प्रशस्ति में श्रीगुप्त का परपौत्र कहा है। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त शासक हुआ। इसकी उपाधि महाराज थी। यानी ये क्या है? प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, घटोत्कच, ये सारे राजा थे गुप्त साम्राज्य से संबंधित, जिनका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक इस पाठ को आप ध्यान से पढ़ें। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय